हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्नो एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ का लॉर्ड आताई को बना देती हैं और साथ में वो कहती हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ के रूल्स को तोड़ा तो वो सीधा ही मेरा दुश्मन होगा। मगर तभी वहाँ पे जियाओ बाई कहता है कि मॉम, आखिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि जियाओ बाई, तुम मेरी फैमिली हो और तुम मेरे साथ चलोगे और मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी टाइम से अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें सिर्फ 30% चांस है कि तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे और 70% चांस है कि तुम मर जाओगे। इसलिए तुम मेरे साथ नए पाथ को फॉलो करोगे। तभी जियाओ भाई कहता है कि नया पाथ। तभी वहाँ पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि हाँ, गॉड हुड, जिस बात पे मैं चल रही हूँ। ये सुन करके वहाँ पे जियाओ बाई एकदम एक्साइटेड हो जाता है अपनी मॉम के साथ जाने के लिए। वहीं पे स्नो एम्प्रेस यू हाउ की कल्टीवेशन में मदद कर रही होती है और उसे बताती है कि आइस असल में लाइफ एंड डेथ की तरह है। आइस बनता है वाटर से और वाटर हर एक बीइंग को ज़िंदगी देता है और जब तक पानी की सतह रहती है तब तक हम उसे पी करके खुद को नरिश करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते रहते हैं और धीरे धीरे करके हर कोई विकसित भी होने लगता है। चारों तरफ हरियाली होती है, मगर जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तब लाइफ उसी समय ख़त्म हो जाती है। यही सबसे बड़ा अंतर है लाइफ और डेथ, या फिर कहें वाटर एंड आइस का। तभी वहाँ पे आइस एम्प्रेस कहती है कि त्यांग मैंग, स्नो लेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रही है। इसलिए जहाँ तक मैं जानती हूँ कि स्नो लेडी ह्यूमन और सोल बीस्ट के मिक्सचर से बनी है, हेवन एंड अर्थ की पावर को यूज़ करके। मगर मैं देख पा रही हूँ कि स्नो लेडी के अब अंदर इमोशंस भी जाग चुके हैं, जिसे सुनकर के तियांग मैंग कहता है कि तुम शायद भूल चुकी हो कि यू हाउ के साथ स्नो लेडी ने फ्यूजन किया है और इसे करने वाले एल्डर इलेक्ट्रोलक्स थे, जिनके पास गॉड से भी ज़्यादा पावर थी। उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को बंद करके इन दोनों के ही फ्यूजन को कास्ट किया था और इन दोनों की ही ब्लड लाइन को ही सेम कर दिया था। इसलिए तो स्नो लेडी यहाँ पे यू हाउ को अपना फादर मानती है। इस बात को सुनकर के वहाँ पे आइस एम्प्रेस का जो भी डाउट था स्नो लेडी को लेकर के वो यहाँ पे उसका क्लियर हो जाता है। और वहीं पे यू हाउ जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था वो वहाँ पे कहता है कि स्नो इम्प्रेस, मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो को समझ चुका हूँ। आइस वाटर के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस साइकिल को समझ चुका हूँ। लाइफ एंड डेथ साइकिल से तुमने उसे जोड़ करके इन सारी ही चीज़ को मेरे लिए बहुत आसान कर दिया है। ये बिल्कुल सिमिलर है मेरी नेक्रोमेंसी सॉर्ड टेक्निक के। तभी वहाँ पे यू हाउ अपनी पावर को अनलेश करता है और तुरंत आइस जेड इम्प्रेस स्कॉर्पियन की 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन करता है, जहाँ पे अब यू हाउ का पूरा लुक धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है और उसकी बॉडी के ऊपर आइस इम्प्रेस का आर्मर और उसके चारों ही तरफ स्नो लेडी का ऑरा फ्लोट करने लगता है। यू हाउ अब बिल्कुल न्यू लुक में आ चुका था अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। यू हाउ के नए लुक को देख करके स्नो लेडी कहती है कि फादर, फाइनली आपने कर दिखाया। ये सुन करके यू हाउ कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी हम वहाँ पे जूजी को देखते हैं। उसकी सोल्जर उसे आके बताती है कि कमांडर, डिप्टी कमांडर, यहाँ पे हमारे हाथ टोटल 12 माइंस लगी हुई हैं, जिनमें से 2 माइंस के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के रेयर मेटल्स मिल रहे हैं। अगर ये दोनों ही माइन बहुत ही ज़्यादा अंदर हैं और कई सारे जिग जैग रूट्स को फॉलो करके हम वहां तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेटल्स वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर ये सुनकर के जूजी कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छोटी मोटी चीज़ अगर डिस्ट्रॉय होती है तो होने दो, तुम अपनी माइनिंग को और ज़्यादा तेज़ करो और जल्द से जल्द जितना हो सके उतने रेयर मेटल्स को बाहर निकालो। तभी वहाँ पे जूजी कहती है कि आधा महीना बीत चुका है, मेरे कैंप के चारों ही तरफ बहुत ज़्यादा सन्नाटा है कि आखिर वो यू हाउ का बच्चा अभी तक उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, अभी तक उसने अटैक क्यों नहीं किया। उसका ये सोचना ही था। हवा का रुख बदल जाता है, चारों ही तरफ ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देख करके जूजी एकदम घबरा जाती है और सभी लोगों को अलर्ट कर देती है। मगर तभी वहाँ पे मौजूद सारी ही मशीनें बंद पड़ जाती हैं। ये देख करके जनरल कमांडर कहती है कि मार्शल,
ध्यान से, ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं है। तभी जूजी कहती है कि बिल्कुल। वो अपने सारे ही साथियों से कहती है कि फ्रंट लाइन के सोल्जर्स आगे बढ़ो और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। मगर तभी उसे नजर आता है कि कई सारे बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये देख करके वो तुरंत अपने साथियों से कहती है कि अलर्ट हो जाओ, हम पे बीस्ट का अटैक हुआ है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बीस्ट टूट पड़ते हैं और सारी ही मशीनों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी वहाँ पे जूजी देखती है कि इन सारे ही बीस्ट को गार्ड कर रहा होता है यू हाउ, जो कि जियाओ भाई के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि हमें इन सभी लोगों को अपने एक्सट्रीम नॉर्थ से निकाल के बाहर फेंकना है, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको खदेड़ो। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही बीस्ट वहाँ पे मौजूद सारे ही सोल टूल्स को, ह्यूमंस को, हर किसी की धज्जियां उड़ाए जा रहे होते हैं। कि वहाँ पे जूजी तुरंत अपने साथियों से कहती है कि सेकेंड लाइन की डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट करो, क्योंकि फर्स्ट लाइन को ऑलरेडी इन सब बीस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी जूजी वहाँ पे सभी साथियों से कहती है कि बम अटैक करना शुरू करो, लेजर बीम अटैक करना शुरू करो, आसमान से इन सब को ख़त्म कर दो। यहाँ पे वो सारे ही सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं, जहाँ पे अब वो सारे ही बीस्ट उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो बेचारे उसे तोड़ नहीं पाते हैं और बहुत ही तेज़ी से अब बीस्ट भी मारे जा रहे होते हैं। अब ये देख करके यू हाओ तुरंत आताई और जियाओ बाई से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी लगे उसे उठाओ और इस शील्ड को यहाँ पे तोड़ दो, ये बचनी नहीं चाहिए। वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आताई अपने हैमर को लेता है और वहीं पे जियाओ बाई अपने पंच को। वो दोनों ही अब उस शील्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये देख करके वो जनरल कमांडर समझ जाती है कि इन दोनों ही बीस्ट के सामने अब ये डिफेंसिव शील्ड टिकेगी नहीं, इसलिए वो तुरंत जूजी को सावधान करती है और ख़ुद अपने वेपन को निकाल करके फाइट के लिए तुरंत उन लोगों के करीब चली जाती है। वो जैसे ही उनके करीब गई थी तब तक वो दोनों ही उस डिफेंसिव शील्ड को तोड़ चुके थे और अब यहाँ पे इस जनरल कमांडर की फाइट जियाओ बाई और साथ में आताई के बीच में होने लगती है। मगर तभी बीच में वहाँ पे यू हाओ भी मौजूद होता है, जो कि उन लोगों का साथ देने के साथ साथ नीचे मौजूद कई सारे सोल टूल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मगर यहाँ पे तो जनरल कमांडर खाली हाथ फाइट नहीं कर पा रही होती है इन दोनों बीस्ट से, इसलिए वो तुरंत पीछे हटती है, अपने 9 क्लास के लॉन्ग रेंज सोल टूल को बाहर निकालती है और तुरंत वहाँ पे फिनिक्स विंग रोड टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ उसकी फ्लेम गूंजने लगती है। ये देख करके आताई उसके ऊपर अटैक करता है और जियाओ बाई वो बेचारा पीछे खिसक के जा चुका था, मगर तभी जियाओ बाई अपनी पावर को अनलिश करके काउंटर अटैक के लिए आइस बियर कॉमेट स्ट्राइक को समन करता है और सीधा ही काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक उस जनरल के ऊपर कर देता है। मगर वो जनरल भी कम नहीं थी, वो तुरंत अपने फिनिक्स विंग्स को एक्टिवेट करती है और एक्सट्रीम फायर अटैक सीधा ही जियाओ बाई के काउंटर अटैक पे अटैक करती है। मगर जियाओ बाई का अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ही जा करके हिट करता है उस जनरल कमांडर को, जो कि अपने विंग्स से जियाओ बाई के अटैक को होल्ड करती है। मगर तभी आताई अपने हैमर से उसके ऊपर दूसरे साइड से अटैक करता है, तभी वो अपने फिनिक्स के दूसरे विंग से आताई के अटैक को होल्ड करके बीच में फंसी होती है। मगर वो भूल चुकी थी कि वहाँ पे यू हाओ भी है, जो कि यू हाओ अपने पंच को तैयार करके सीधा ही उसके चेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर यहाँ पे वो जनरल अपनी शॉट को ला करके यू हाओ के अटैक को डॉज करती है और एक ही बार में अपनी फायर को रिलीज करके उन तीनों को ही पीछे ढकेल देती है। मगर तभी वहाँ पे यू हाओ पीछे हट के अपनी सारी ही सोल रिंग को रिलीज करता है। उसे समझ में आ चुका था कि अब इस टाइटल दावलाओ लेवल की कल्टीवेटर से ऐसे फाइट करके मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए यू हाओ तुरंत वहां पे आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन करता है, जहां पे अब यू हाओ पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके चारों ही तरफ एक्सट्रीम आइस फ्लोट करने लगती है, उसके ऑरा में इतना ज़्यादा कोल्डनेस था कि वो फायर फेनिक्स की आग धीरे धीरे करके बुझने लगती है। यू हाओ के हर अटैक में उस जनरल कमांडर की स्वॉर्ड जम रही होती है। वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया है। वहीं पे यू हाओ उस जनरल के ऊपर मिस्टीरियस आइस राइट लेग बोन स्किल अटैक कर देता है,
जिसकी वजह से आसमान पूरी तरीके से जम चुका था और एक काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक उसकी तरफ बढ़ती है, मगर वो जनरल अपनी फिनिक्स से सीधे ही यूहाओ के ऊपर अटैक करके उसे सप्रेस कर देती है। वो फिनिक्स यूहाओ को खाने के लिए आगे बढ़ जाती है, मगर तभी जियाओ बाई बीच में आकर के उस फिनिक्स को ही दबोच लेता है और तुरंत उसे दूसरी तरफ पटकते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडपा से दूर रहो। ये कहने के साथ वो तो उसकी धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो जनरल कमांडर अपनी स्वॉर्ड को समन करती है और फिफ्थ सोल स्किल 9 हेवन डिवाइन फायर को समन करते हुए यूहाओ के ऊपर काउंटर अटैक करके उसे सप्रेस करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे तब भी उसकी दाल नहीं गलती है। इसलिए वो वहाँ पे क्लास 9 सोल स्किल टूल को समन करते हुए उसकी 6 सोल स्किल ब्लेजिंग फेदर विंग्स को भी समन कर लेती है और यूहाओ के ऊपर काउंटर अटैक करके उसे और भी दबाने लगती है। तभी यूहाओ कहता है कि मेरी अल्टीमेट आइस के सामने ये सारी ही फ्लेम बची है और उधर उस फिनिक्स की तो धज्जियां जियाओ बाई एक ही अटैक में उड़ा देता है। यहाँ पे तो वो जनरल सोच रही थी कि अपने फिनिक्स को समन करके यूहाओ के ऊपर अटैक करती, मगर देर हो चुकी थी क्योंकि यूहाओ स्नो इम्प्रेस के साथ फ्यूज होकर के स्नो इम्प्रेस वर्थ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की पूरी ही जगह वहां पे फ्रीज हो जाती है। सब कुछ जम चुका था, जितने सोल टूल्स होते हैं, जितने ह्यूमंस होते हैं, सब के सब वहां पे जम चुके थे। तभी यूहाओ तुरंत वहां पे आसमान में जाता है और अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि आइस ब्लास्ट। ये कहने के साथ वो सारे ही आइस वहां पे ब्लास्ट हो जाते हैं, सारे ही सोल्जर्स वहां पे मारे जाते हैं जूजी के आंखों के सामने। जूजी चुपचाप खड़ी होती है अपने उस मेंशन के ऊपर। अभी वहां पे एक आइसबर्ग जूजी को हिट करता, वहां पे वो जनरल उसे बचाने के लिए जाती है, मगर वो दोनों की दोनों एक ही ब्लास्ट में एक दूसरे से दूर झटक के चले जाते हैं। मगर तभी वहां पे आताई की आवाज आती है और वो कहता है कि ह्यूमंस, ये आखिरी वार्निंग है, जितने भी लोग बचे हैं चुपचाप यहाँ से वापस चले जाएं और अगर दोबारा एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर घुसने की गलती किए तो याद रखना अगली बार मैं इस एक्सट्रीम नॉर्थ का किंग कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, तुम सबको मार दूंगा। ये सुनते हुए वहां पे वो जनरल कमांडर उठती है और तुरंत वहां पे अपने मार्शल के पास जाती है, यानी कि जूजी के पास। तभी जूजी कहती है कि पहली बार मैं फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर ग्रुप्स की कमांडर बनी, मगर मैं इसमें फेल हो गई क्योंकि मेरी आंखों के सामने काउंटलेस सोल्जर, कई सारे वेपन्स, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ तक कि वो सारे ही रेयर मेटल्स भी, जिन्हें हम इतनी मुश्किल से रात दिन एक करके माइनिंग करके बाहर निकाले थे। मैं यहाँ पे इन सब के पीछे उस मास्टर माइंड को नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये कहने के साथ उसके हाथ में हमें यूहाओ के ब्लड को दिखाया जाता है, जो कि उसने उस इंजेक्शन में भर लिया था। वो कहती है कि यूहाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा निर्दयी हो, मगर अगली बार मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। अब यहाँ पे इसका क्या प्लान होता है हमें नहीं बताया जाता है। वहीं पे जियाओ बाई कहता है कि क्या ज़बरदस्त फाइट थी उन ह्यूमंस की, मगर उन ह्यूमंस का जो वेपन है वो बड़ा ही खतरनाक था। मैं तो पूरी तरीके से प्रिपेयर था, मगर फिर भी मैं इंजर्ड हो गया। ये कहने के साथ वो क्यूट से बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आप जिस सोल टूल की बात करते थे, क्या वही वो सोल टूल था जिसने मेरे ऊपर हिट किया? तभी युवाओ कहता है कि अरे यार, प्लीज़ मुझे ग्रैंडपा मत बुलाओ और प्लीज़ सही से बात करो। मगर जियाओ बाई तो एकदम बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए कहता है कि जब यहाँ पे आपको मेरी मॉम डैड बुलाती हैं तो मेरे आप ग्रैंडपा हुए, मैं आपको ग्रैंडपा बुलाऊंगा, ग्रैंडपा बुलाऊंगा, ग्रैंडपा बुलाऊंगा। अब यहाँ पे यूहाओ सर पकड़ लेता है कि भाई एक कम थी दूसरा भी आ गया। मगर तभी वहाँ पे आताई हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे ये सारे ही ह्यूमंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, इनके वेपन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक कुएं के अंदर छुपा हुआ मेंढक हूँ। अभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि हमारा जो मुकाबला हुआ है वो उन सन मून एम्पायर की एडवांस टीम से हुआ था। अभी तो हम भी उनकी ट्रू स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को कभी रिवील ही नहीं किया है। इसलिए आताई तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा अपने एक्सट्रीम नॉर्थ को लेके। और लास्ट टाइम में जो तुमने उन लोगों को वार्निंग दी थी, जो मैंने तुमसे कहा था कहने के लिए, ये इसलिए था कि इनके दिल के अंदर
डर बैठ जाए कि वो लोग एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर घुसने से पहले 10 बार सोचें। तभी आताई कहता है कि सीनियर अब मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दे और प्लीज़ मेरी तरफ से स्नो एम्परस को आप गुड बाय कह दीजिएगा। ये कहने के साथ वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पे स्नो एम्परस को देखते हैं जहाँ पे यू हुआ करके कहता है कि आताई एक्सट्रीम नॉर्थ पे रूल करने के लिए पूरी ही तरीके से वर्दी है और साथ में एक्सट्रीम नॉर्थ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये लोग एकजुट रहते हैं, ना कि स्टार दाउ फॉरेस्ट की तरह उन 5 ग्रेट बीस्ट की तरह लोग तो आपस में ही लड़ते हैं, बल्कि दोनों की ही पावर सिमिलर है। तुमने यहाँ पे स्नो एम्प्रेस एक अच्छे पैराडाइज को बनाया है। पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि फादर आप अभी ट्रू कोर स्ट्रेंथ स्टार दाउ फॉरेस्ट की नहीं जानते हैं। तभी यूहाओ कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी स्नो एम्प्रेस कहती है कि बीस्ट गॉड दीथियान वो यहाँ पे एक्सट्रीम नॉर्थ और साथ में स्टार दाउ फॉरेस्ट इन दोनों का ही स्पोकन पर्सन है। ये सुनकर के युवाओं को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि फादर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोल बीस्ट में अगर किसी के पास एक्सट्रीम लाइफ स्पैम है तो वो मेरे पास दीतियान और बीती के पास है और हम तीनों ही यहाँ पे सुप्रीम रूलर्स की एग्जिस्टेंस के नाम से जाने जाते हैं और हमारे जो पूर्वज थे सुप्रीम रूलर वो असल में गॉड थे जिन्हें हर कोई ड्रैगन गॉड कहता था। तभी यूहाओ कहता है कि क्या ड्रैगन गॉड अभी भी जिंदा है। तभी स्नो एम्प्रेस कहती है कि ड्रैगन गॉड असल में फर्स्ट सोल बीस्ट थे, उनके पास डिवाइन पोजीशन थी गॉड रैम के अंदर और वही हम सारे ही बीस्ट को बर्थ देते थे। मगर पता नहीं कैसे हमारे ड्रैगन गॉड वहाँ पे मारे गए और उनके मरने के बाद उनके ब्लड एसेंस की वजह से इस दुनिया में गोल्डन ड्रैगन किंग अपीयर हुआ स्टार द लव फॉरेस्ट में, जिसका वंशज असल में दीतियान है। और फिर एक और ड्रैगन किंग थे जो कि आइस ड्रैगन किंग थे एक्सट्रीम नॉर्थ के। ये दोनों ही अपने अपने टेरिटरी पे राज करते थे और ये दोनों ही ड्रैगन गॉड के वंशज थे। तभी यूहाओ कहता है कि फिर आगे क्या। तभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि पता नहीं कैसे फिर हमारे वर्ल्ड के ऊपर अचानक से अटैक होना शुरू हो गया, शायद हेवन से, और उससे लड़ने के लिए दोनों ही क्लैन आपस में मिल गए और एक साथ उस आपदा से लड़ना शुरू कर दिया। मगर इसके बीच में इतनी तबाही इस प्लैनेट पे हुई जिसकी वजह से सब के सब मारे गए और ये पूरा प्लैनेट एकदम बंजर बन गया। मगर सिर्फ एक अंडा यहाँ पे बचा था, वो और कोई नहीं दीतियान का था। दीतियान ड्रैगन गॉड की आखिरी ब्लड लाइन है जो कि अभी तक यहाँ पे जिंदा है। इसी वजह से फादर मैंने इसे स्पोकन पर्सन बोला, ये हम दोनों के ही ट्राइब के लिए बोल सकता है और फैसला ले सकता है। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि क्या वो आइस ड्रैगन किंग और साथ में गोल्डन ड्रैगन किंग वो अभी तक जिंदा हैं या नहीं। तभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि इसके बारे में तो सिर्फ दीतियान को ही पता होगा और इसके बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। तो यहाँ पे इन लोगों की इतनी गंभीर चर्चा हो रही थी, उसके बीच में जियाओ बाई कहता है कि मॉम अब बस भी करें, आखिर ग्रैंडपा हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। क्या आप हम लोगों को शेक एकेडमी में लेके जाने वाले हैं जहाँ पे मॉम ने पहले हमें बताया था। प्लीज़ जल्दी बताएं, मुझे सब्र नहीं होता है, मुझे बहुत कुछ खाना है। तभी यूहाओ कहता है कि हम यहाँ से सीधा ही शेक एकेडमी में नहीं जाएंगे और अगर हम ऐसा करते हैं तो बीच में ही सन मून एम्पायर का हमें कैंप मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जियाओ भाई कहता है कि तब ग्रैंडपा फिर हम क्या करेंगे। तभी योहाओ कहता है कि हम थोड़ा सा लंबा रास्ता अपनाएंगे और यहाँ से सीधा ही हम हेवन दाओ सिटी की ओर जाएंगे और उसके बाद हम शेक एकेडमी की तरफ निकलेंगे। तभी वहाँ पे यूहाओ अपने मन में कहता है कि हेवन दाओ सिटी असल में बर्थ प्लेस है तांग सेक्ट की और शायद वहाँ पे मेरे कई सारे पुराने दोस्तों से भी मेरी मुलाकात हो जाए। इसी के साथ हमें वो हेवन दाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ही तरफ धुएं उड़ रहे होते हैं और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।